कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला। नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला। सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पूर्ण स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। श्रद्धा सुमन 5वां। मध्य प्रदेश, जिला सटाना, मानकहरी गांव के एक प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार में एक निडर योद्धा ने जन्म लिया। नाम था रखा रमन सिंह। साल था 1825। ये मानकहरी जो गांव है ये तत्कालीन रीवा के रियासत में समाविष्ट गांव था। अब समवयस्क होने के कारण रीवा के रियासत के राजा थे विश्वनाथ सिंह। ये और हमारे ठाकुर रणमत सिंह बचपन से ही उनमें स्नेह था और दोस्ती भी हुई थी। तो विश्वास जाहिर है, विश्वास तो बहुत ज़्यादा था। जल्द ही युवा अवस्था में ठाकुर रणमत सिंह को राजा ने अपने सैन्य में सरदार बनाया था और उसके बाद ठाकुर रणमत सिंह का विवाह सरगुजा के खजूर गांव के परिवार में संपन्न हुआ। आगे फिर इन दंपत्ति को एक लड़की पैदा हुई। दुर्भाग्य है कि मुझे इस लड़की का कोई इतिहास अब तक मैं जांच नहीं कर पाया। तो ठाकुर रणमत सिंह ठाकुर जी जल्दी अपने शौर्य और पराक्रम से रियासत में लोकप्रिय बन गए थे। इन्होंने गुनहगारी पर भी काफ़ी रोक रीवा रियासत में लगाई थी। 1857 के स्वातंत्र्य समर की आंधी जो थी ये इंदौर ग्वालियर तक जब पहुंच चुकी थी तो रीवा इससे अनदेखा कैसे रह सकता है। अंग्रेज़ों ने बड़ी पैनी नज़र राजा विश्वनाथ सिंह पे रखी थी। तो राजा भी उसी वजह से बड़े सावधानी से राष्ट्रवीरों को मदद पहुंचा रहे थे। अंग्रेज़ों ने जब पन्ना के बुंदेला को उकसाया तो उसने रीवा के सीमा में प्रवेश कर दिया। ठाकुर रणमत सिंह ने उसका सशस्त्र विरोध किया। तो इस दरमियान एक नाम उनके सामने आया, ओसवान। ये ओसवान एक लाचार अंग्रेजी पिट्ठू बन के जब इसके विरुद्ध ठाकुर रणमत सिंह ने कार्रवाई शुरू की तो बीच में
अंग्रेज आ गए, जाहिर है क्योंकि ओसवान उनका पिट्ठू था। ठाकुर जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध फिर अपना शस्त्र उठाया। नागौर के अंग्रेजी रेसिडेंस पे सीधा हमला बोल दिया। ये तो अंग्रेजों के हिसाब से दुस्साहस था, तो इस दुस्साहस के लिए अंग्रेजों ने ठाकुर रणमत सिंह पर 2000 रुपए का इनाम घोषित किया। फिर राजा ने उन्हें जंगल में आश्रय लेने की सलाह दे दी थी। तो इस पराक्रमी योद्धा ने जंगल में अपने साथीदारों को जोड़ लिया। अब जंगल में साथीदार मिले तो सभी जनजाति या कट्टर राष्ट्रवादी उसमें शामिल हो गए, और ठाकुर जी स्वयं लोकप्रिय थे, तो गांव से भी उनके साथ कुछ युवा जुड़ गए। इन लोगों ने लगातार अंग्रेजों को परेशान कर दिया। अंग्रेजों ने फिर उन कपट का सहारा लिया, और ठाकुर रणमत सिंह जब अपने मित्र एक विजय शंकर नाग उनके घर में ठाकुर जी गए थे, क्योंकि घर में विजय शंकर के घर में ज्वाला देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर था, आज भी है वैसे वो। और ये भी एक अंग्रेजों की ही सोची समझी चाल सिद्ध हुई, क्योंकि ठाकुर रणमत सिंह जब ज्वाला देवी के मंदिर में अंदर पूजा अर्चा कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उस मंदिर को पूरी तरह से घेर लिया और ठाकुर को कैद किया। फिर बाद में ठाकुर जी को आगरा भेज दिया, और 1857 का ही समय था, तो समय को भांपते हुए ठाकुर रणमत सिंह को सन 1859 के भाद्रपद में अनंत चतुर्दशी के दिन फांसी दे दी गई। मध्य प्रदेश के ठाकुर रणमत सिंह जी हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। वंदे मातरम। श्रद्धा सुमन छठवा 6। 1857 की स्वातंत्र समर की आग विदर्भ तक पहुंची थी, तो वहां से अनेक वीर लड़ने के लिए सामने आए। उन सभी पराक्रमी वीरों का वीर था बाबूराव फुलेश्वर झेड़ माके। साल था 12 मार्च 1873। श्रीमंत फुलेश्वर जी और माता राधाबाई को पुत्र प्राप्ति हुई। नाम रखा गया बाबूराव। इस स्वातंत्र प्रेमी संस्कारित माता पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बाबूराव को बचपन से युद्ध कला और आक्रांता के असली चेहरे से अवगत कराया था। परिणाम यही हुआ कि बाबूराव युवावस्था में आते आते बहुत शूर, साहसी और निडर बन गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाबूराव उसी श्रेष्ठ महान राष्ट्र प्रेमी गोंड जाति से थे। वैसे आपको बताऊं, वो जितने भी आक्रांता हमारी भारत भूमि को लूटने आए हैं, उनको गोंडवाना क्षेत्र की बड़ी अभिलाषा रही है सबको। और ये गोंड लोगों से उनकी जाहिर है नफरत तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। सालों से, 1000 साल से ज्यादा गोंड लोगों ने अपने राष्ट्र भक्ति से इस प्रांत को गौरवशाली बनाया, इसमें कोई दुमत नहीं है। रानी दुर्गावती तो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने आता है। इन सारे 1000-1500 साल से हमारे सनातनी गोंड लोगों ने अपने शौर्य, निडरता, स्वदेश प्रेम और स्वाभिमान से गौरवशाली इतिहास रच दिया है, जो हमारे लिए आदर्शवत है। अब डलहौसी ने बनाए गए इस नए नियम के विरुद्ध सारे भारतवर्ष में एक क्रोध की प्रचंड लहर चली थी, और इसमें बाबूराव के मन में भी इन सारे अनाचार, अत्याचार के विरुद्ध घृणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। युवावस्था में अपने कुछ साथीदारों के साथ उसने एक योजना बनाई और देवलपरी के कोंडा साहूकार को, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, उसको सबक सिखाने की ठान ली। अब असल में ये जो कोंडा साहूकार था, ये अंग्रेजों के लिए टैक्स इकट्ठा करता था।
तो इसी कोंडा साहूकार को उन्होंने बाबूराव और उनके साथीदारों ने लूट लिया। बाबूराव और उनका चचेरा भाई था वेंकटराव। तो बाबूराव और वेंकटराव ने कोंडा साहूकार के पास जितनी भी जमीन के कागजात थे उसको उसके सामने जला दिया। और एक तरह से उन्होंने कोंडा साहूकार को नहीं, अंग्रेजों का ही विरोध किया था। कोंडा साहूकार को फिर इन लोगों ने कैद किया और उसके गोदाम में जितना भी सारा अनाज था वो सारा गरीबों में बांट लिया। कोंडा साहूकार के सारे अनाज के जितने भी गोदाम थे वो सब लूट लिए गए। अब अनाज वितरण के समय ये सारी जनता मेरी माँ है, उन्होंने जब कष्ट होगा तो विश्वास रखो रास्ते में मैं विरोध में खड़ा रहूंगा, ये 3 प्रसिद्ध वाक्य बाबूराव ने वितरण के समय जनता के सामने बोले थे। पूरे भारतवर्ष में 1857 का युद्ध शुरू हो गया था। बाबूराव ने फिर गढ़बंगल के प्रशासक थे शंकर शाह, हमने इनके बारे में पहले सुना है। अब उनसे मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया, तो शंकर शाह ने भी खुल के बाबूराव को मदद की। इसका परिणाम ये हुआ कि बाबूराव ने नांदगांव संगणापुर में अंग्रेजों को धूल चटाई। अंग्रेज युद्ध छोड़ के भाग गए। ये अंग्रेजों का संपूर्ण पराभव नांदगांव और संगणापुर में हुआ था। इससे हमारे राष्ट्रवीरों का आत्मविश्वास बढ़ गया। तो बाबूराव फिर आदिलाबाद, चंद्रपुर, एटापल्ली, गढ़चिरौली, भामरागढ़, ब्रह्मपुरी, राजौरा, आहेरी, अल्लापल्ली, ये सारा प्रदेश बाबूराव ने जीत लिया। एक सामान्य गोंड परिवार में जन्मा ये असामान्य युवक और उसके युद्ध कौशल से अंग्रेज भी बड़े अचंभित हो गए थे। आप भी गूगल पे जरा एरिया का मैप देखें जो मैंने अभी कहा। ये विदर्भ महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली वगैरह ये विदर्भ का जो पार्ट है, वहाँ से फिर एटापल्ली वगैरह ये जो आंध्र प्रदेश का पार्ट है वो भी इसमें आता है। मैं कम समय में बिना आधुनिक हथियार के ये जो इतना बड़ा इलाका इसके ऊपर इन लोगों ने जो विजय प्राप्त की वो अद्भुत है। लिखा है कि युद्ध हथियारों से नहीं दिमाग से लड़ा जाता है। बिल्कुल सही। चाहे AK-47 हो, AK-56 हो, हैवर्ट्जर हो, बफोर्स हो, जो भी हो, जीत तो उसे चलाने वाले जवान के वजह से ही मिलती है। कितनी सही बात है। इस जीत के बाद बाबूराव वहाँ के जंगल में रहने वाले जनजाति के हिंदुओं के बीच अंग्रेजों के धर्मांतरण के विरुद्ध जोरदार तरीके से उसने अभियान चलाया और उसके विरुद्ध खड़ा रहा। सारे जितने भी उस एरिया में ईसाई पादरी थे उनको अपने सारे प्रदेश से बाबूराव ने भगा दिया। इसका परिणाम जबरदस्त हुआ। अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उसका लाडला बेटा रघुनाथ शाह, उन दोनों को कैद करके तो तोफ के मुंह पे बांध के उनको उड़ा दिया था। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को वीर मरण प्राप्त हुआ। जाहिर है इस घटना का असर बाबूराव शेरमाके पे बहुत पूरी तरह से हुआ। उन्होंने दूसरे ही दिन मूल जिले के राजगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता को वहां से एक उनका बड़ा थाना भी था अंग्रेज सत्ता का राजगढ़ में। तो राजगढ़ पे बाबूराव ने दूसरे ही दिन तूफानी हल्ला चढ़ाया। सारी सामान्य जन की शक्ति उनके साथ थी। बाबूराव जी के साथ उनके कट्टर सनातनी 1000 साथीदार राष्ट्रवीर थे जो अब मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि उनका जो
प्रिय राजा था उनको कल ही तोफ के मुंह के सामने बांध दिया गया था। तो सामान्य जनता बड़ी आहत थी। बाबूराव ने इन 1000 साथीदारों के साथ 7 मार्च 1858 को राजगढ़ पे धावा बोल दिया। वहां का अंग्रेजी थानेदार समझ गया था, क्योंकि बाबूराव ने तलवार के मात्र एक घाव से उसके कर्नल को जमीन पे लिटा दिया। वहां से हमारी ये बाबूराव की विजयी सेना घोसरी पहुंची। घोसरी में उन्होंने जीत दर्ज की। वहां से वो नांदगांव घुसे। नांदगांव में 400 से ज्यादा अंग्रेजी सोजिर का उन्होंने पराभव किया। कैप्टन किटन मात्र देखता रह गया था। बाबूराव अपने जीवनी में एक भी युद्ध नहीं हारे। फिर बाबूराव ने भोजगांव, नौगांव, चांदली, जनसुराला सभी ये जो गांव थे इनमें जीत हासिल कर ली। और इन गांवों में से ये जो सावकारी पद्धति ना, सावकारी पूरी की पूरी सावकारी उन्होंने बंद की। इस अनाम महान वीर गोंडा योद्धा को मेरा शतशः नमन। वंदे मातरम।